हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ संदीप बेनीवाल। आज की इस वीडियो के अंदर अपने 11th क्लास के 11th लेसन को एग्रीकल्चर के कृषि विज्ञान विषय के 11th लेसन को कंटिन्यू करेंगे, जिसका ये सेकंड लास्ट पार्ट रहने वाला है। इसके बाद में अपने थोड़ा सा एक 20-25 मिनट का वीडियो और रहेगा जो अंतिम पार्ट होगा इस लेसन का। तो चलिए, इसमें अपने बहुत कुछ पढ़ लिया था। आज अपने मौसमी फूलों के बारे में पढ़ेंगे, मौसमी फूलों का अध्ययन करेंगे। अलंकृत बागवानी के अंतर्गत जैसे अपने मौसमी फूल है, जैसे आपने देखा होगा गुलाब को लगाते हैं, बोगनविलिया को लगाते हैं, उसके बाद में अपने गेंदे को लगाते हैं। तो मौसम के अकॉर्डिंग जिन पुष्पों को लगाया जाता है, एक वर्ष के जो मुख्य रूप से एक वर्षीय पौधे होते हैं, उनको जो फूलों के वाले पौधे होते हैं उनको लगाया जाता है। तो इनका अध्ययन अपने इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। इनका वर्गीकरण भी करेंगे कि कौन सी ऋतु के अंतर्गत कौन से फूल है वो खिलते हैं और कितना अपनी सुंदरता दिखाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अलंकृत बागवानी। अलंकृत बागवानी, अलंकृत बागवानी के अंतर्गत अपने आज का टॉपिक जो रहने वाला है वो है मौसमी पौधों का अध्ययन। मौसमी पौधों का अध्ययन, यानी कि सीजनल जो प्लांट होते हैं उनकी अपने स्टडी करेंगे। तो सीजनल प्लांट्स क्या होते हैं, अपने परिभाषा लिखते हैं, ऐसे पौधे जो अपना जीवन चक्र ऐसे पौधे जो अपना जीवन चक्र यानी कि लाइफ साइकिल एक वर्ष या एक मौसम में, एक वर्ष या एक मौसम में पूरा कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, उनको क्या बोला जाता है, एक वर्षीय पौधे बोला जाता है। और ये सामान्यतः अपना जो जीवन काल होता है वो 3 से 6 माह में पूरा कर लेते हैं। एक वर्षीय पौधे कहलाते हैं। ठीक है, ये कौन से कहलाते हैं, एक वर्षीय पौधे कहलाते हैं। यह अपना जीवन चक्र 3 से 6 माह में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, ये 3 से 6 माह में अपना जीवन चक्र है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। और इनका क्या हो जाता है, जो अंकुरण होता है, वृद्धि होती है, फूल उत्पादन होता है, वो तुरंत ही होता है। सारा काम जल्दी जल्दी होता है, जल्दी से ये बढ़वार करेंगे, जल्दी से अंकुरण होगा, तीसरे चौथे दिन इनमें अंकुरण हो जाता है, जल्दी से बढ़वार करेंगे और जल्दी से फूल उत्पादन करके नष्ट हो जाएंगे। चलिए, और इनके बारे में, इनके फूल विभिन्न रंगों व आकृतियों के होते हैं। यानी कि जो इनके फूल होते हैं वो बहुत सारे रंगों में होते हैं और बहुत सारी इनकी अलग अलग आकृतियां होती है। मौसमी पौधों का जो उद्देश्य होता है उनके आधार पर इनको बहुत सारे भागों में बांटा गया है। मौसमी पौधों को विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग किया जाता है विभिन्न उद्देश्यों
विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। इनके कुछ उद्देश्य निम्नलिखित है। आपने विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों को पढ़ेंगे एक एक करके, जिनमें से कुछ इनमें यहाँ दिए हुए हैं। सबसे पहला क्यारियों में लगाने के लिए, पहला उद्देश्य है क्यारियों में लगाने के लिए। क्यारियों में लगाने के लिए कौन कौन से पुष्पों का उपयोग किया जाता है? सुंदर दृश्य प्रस्तुत करने के लिए कुछ फूल वाले पौधों को क्यारियों में लगाया जाता है। क्यारियों में लगाया जाता है, यानी कि बहुत सारे फूल वाले पौधे हैं जिनको सुंदर दृश्य के लिए अपने क्यारियों में लगा सकते हैं, और कभी कभी इनकी बिक्री भी बाजार में की जा सकती है और बीज उत्पादन भी किया जा सकता है। कभी कभी इन पौधों से प्राप्त फूलों की बिक्री व बीज उत्पादन कर बाजार में बेचे जा सकते हैं। यानी कि अपने क्यारियों में लगाए हुए पौधों को क्या करेंगे, फूल उत्पादन कर भी बाजार में बेच सकते हैं और बीज उत्पादन कर भी उनको बाजार में बेचा जा सकता है। इसी आधार पर अपने अगला वर्गीकरण इसमें कौन कौन से आते हैं, एग्जाम्पल पढ़ते हैं। डहेलिया, गेंदा इत्यादि। डहेलिया, गेंदा, इनको क्या होता है, क्यारियों में लगाया जा सकता है। इसके बाद में अपने पढ़ते हैं गमलों में उगाने के लिए। दूसरा, गमलों में उगाने के लिए कौन कौन से इनको गमलों में उगाया जाता है? ठीक है, परिभाषा की कोई ज़रूरत खास नहीं है, क्योंकि गमलों में उगाया जाता है क्या लिखेंगे, एस्टर, गेंदा, एस्टर, गेंदा। इसके अलावा पेंजी, पिटूनिया, पेटूनिया। ठीक है, इन पौधों को क्या होता है, गमलों में लगाया जा सकता है। मैं अभी दो दो एग्जाम्पल लिखूंगा, बाकी मैं आप अपनी बुक से देख के लिख सकते हैं। तीसरा, सड़क व रास्ते के किनारे लगाने के लिए। कुछ पौधे होते हैं जिनको सड़क व रास्ते के किनारे लगाया जाता है। उसके बाद में सुगंध के लिए, जिनके फूलों में सुगंध आती है उनको सुगंध के लिए लगाया जाता है। पांचवा, शैली उद्यानों के लिए, शैली उद्यानों के लिए लगाया जाता है। छठा, अपने यदि बात करें तो लटकती टोकरियों में लगाने के लिए, टोकरियों में लगाने के, लटकती हुई टोकरियों में इनको लगाया जा सकता है। ट्रेलिस को ढकने और स्तंभों पर चढ़ाने के लिए,
ट्रेलिस को ढकने व स्तंभों पर चढ़ाने के लिए। सारों के आपको एग्जाम्पल अपने बुक से देखने हैं। 8वां कट फ्लोर के लिए, कट फ्लावर के लिए अपने उपयोग कर सकते हैं। 9वां भूमि ढकने के लिए, भूमि ढकने के लिए। और 10वां खिले हुए फूलों के लिए, फूलों के लिए। 11वां पत्तियों की सुंदरता के लिए। सुंदरता के लिए। 12वां छायादार स्थानों के लिए भी अपने इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये प्रकार थे, इनके लिए अपना इनका उपयोग करते हैं। ये 12 प्रकार है जिसके लिए अपने इनके उद्देश्य होते हैं, इनकी पूर्ति करते हैं विभिन्न प्रकार के फूलों से। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए और अपनी नोटबुक से 2-2 एग्जाम्पल, 3-3 एग्जाम्पल जरूर जो आपको इजी लगे वो लिख के आपको ज़रूर याद करने हैं। उसके बाद में अपने खेती करने का तरीका पढ़ेंगे कि 1 वर्षीय जो फूल होते हैं उनकी खेती किस प्रकार से की जाती है। हाँ जी, देखिए जिस प्रकार से अपने सब्जियां पढ़ी थी कि एक किस प्रकार से उनमें किया जाता है, मृदा का चुनाव किया जाता है, उसके बाद में उनमें सिंचाई वगैरह सब पढ़ा था। उसी प्रकार इसमें 1 वर्षीय फूलों की खेती के अंतर्गत भी अपने पढ़ेंगे। हेडिंग लिखते हैं 1 वर्षीय फूलों की खेती कैसे करते हैं। सबसे पहले 1 वर्षीय फूलों की खेती करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ता है, स्थान का चुनाव या भूमि का चुनाव और तैयारी करनी पड़ती है। भूमि का चुनाव एवं तैयारी। देखिए भूमि का चुनाव किस प्रकार से करते हैं आपने कि उसमें जीवांश पदार्थ उचित मात्रा में होनी चाहिए, दोमट बलुई दोमट मृदा होनी चाहिए, उसमें पोषक तत्व भी उचित मात्रा में होनी चाहिए, भूमि उर्वर होनी चाहिए। इसी के साथ साथ भूमि में जल निकास की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। भूमि की गहराई अधिक होनी चाहिए, जिसमें भूमि में गहराई पर कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए। ये सब बातों का अपने भूमि का चुनाव करते समय ध्यान रखेंगे। इसके बाद अपने जब खेत की तैयारी करते हैं तो उसमें गोबर की खाद मिलाई जाती है। तो लिखते हैं अपने फूलों के लिए उचित जल निकास उपयुक्त मात्रा में जीवांश पदार्थ युक्त मृदा, जिसमें पोषक तत्व तो हो, यानी कि उर्वर भूमि उपयुक्त रहती है। उपयुक्त रहती है भूमि में कठोर परत
नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये तो बात ध्यान रखेंगे जब अपने भूमि का चुनाव करेंगे तो इस प्रकार की भूमि होनी चाहिए। अब खेत की तैयारी करते समय अपने क्या करेंगे, भूमि की तैयारी करते समय भूमि के चुनाव के पश्चात, भूमि के चुनाव के पश्चात 30 सेमी गहरी जुताई करके इसमें उपस्थित कंकड़, पत्थर व फसलों के अवशेष निकाल देने चाहिए। ठीक है, फसलों के अवशेष और कंकड़ पत्थर निकाल देने चाहिए। इसके बाद यदि अपने बात करते हैं कि पच्चीस से 30 क्विंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद, जो गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद को 10,000 वर्ग मीटर दर के हिसाब से भूमि में मिलाकर, कंपोस्ट खाद को 1,000 वर्ग मीटर के हिसाब से भूमि में मिलाकर समतल कर दें। ठीक है, यानी कि अपने को जो 25 से 30 क्विंटल गोबर की खाद होती है वो 1,000 वर्ग मीटर की दर से भूमि में मिलाएंगे और उसको समतल कर देंगे। दूसरा रहता है पौधों की तैयारी। पौध की तैयारी, यानी कि पौध की तैयारी किस प्रकार से अपने करते हैं। फूल वाले पौधों में जो क्यारियों का आकार होता है, फूलों की पौध तैयार करने के लिए 3.2 इंटू 0.6 मीटर की क्यारियां तैयार की जाती है, यानी कि ये लंबाई और चौड़ाई रखी जाती है क्यारियों की। ठीक है, इसके बाद में यदि बात करते हैं कि दोनों क्यारियों के मध्य 30 सेंटीमीटर चौड़ी नाली रखते हैं। दो क्यारियों के मध्य 30 सेमी चौड़ी नाली रखते हैं, यानी कि 30 सेमी नाली की चौड़ाई रखते हैं। इसके बाद में इन क्यारियों में 5 से 6 सेमी दूरी व 0.5 से 1 सेमी गहराई पर बीजों की बुआई करनी चाहिए। ठीक है, यानी कि इतने इनमें 5 से 6 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं और जो गहराई रखी जाती है 0.5 से 1 सेंटीमीटर की गहराई रखी जाती है। और उसके बाद में अपने क्या करते हैं, सुबह शाम अंकुरण से पूर्व सुबह शाम झारे से हल्की सिंचाई करनी चाहिए।
क्या करना चाहिए, हल्की सिंचाई करनी चाहिए। जब 4-5 दिनों 2-3 दिनों में जब अंकुरण हो जाता है और 4 से 5 सप्ताह के बाद में पौधा होता है वो रोपण योग्य हो जाता है। बीजों का अंकुरण, बीजों का अंकुरण 2 से 3 दिन में हो जाता है, वह 4 से 5 सप्ताह में पौधे रोपण योग्य हो जाते हैं। यानी इनको रोपा जा सकता है, 4 से 5 सप्ताह का पौधा हो जाता है। यदि पौधे में रोग व कीट दिखाई देते हैं, यदि पौधों में रोग व कीट दिखाई देते हैं तो आवश्यकतानुसार कीटनाशक या फफूंदनाशक दवा का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, यदि अपने को रोग या कीट दिखाई देते हैं तो कीटनाशक या फफूंदनाशक दवा का उपयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं अपने पौधरोपण की। थर्ड आता है पौधरोपण। देखिए, पौधरोपण कब की जानी चाहिए, जब शाम के समय पौधरोपण की जानी चाहिए और पौधरोपण के तुरंत पश्चात उसको हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। क्यारियों में पौधरोपण पौधे की ऊंचाई के हिसाब से करनी चाहिए। यानी कि जो क्यारियों में पौध लगाते हैं वो पौधे की ऊंचाई के हिसाब से अपने को पौधरोपण करनी चाहिए। जब अधिक ऊंचाई वाले को 45 सेमी 45 से 50 अधिक ऊंचाई वाले पौधों को 45 से 50 सेमी व मध्यम ऊंचाई वाले पौधों को 35 से 45 सेमी व बोने या कम ऊंचाई वाले पौधों को 15 से 30 सेमी दूरी पर रोपित करना चाहिए। ठीक है, ये था अपने पौधरोपण करने का तरीका। दूसरी अपने बात करते हैं, पौधरोपण शाम के समय करना चाहिए और रोपण के पश्चात हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। पौधरोपण शाम के समय करना चाहिए व रोपण के तुरंत पश्चात हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। ठीक है, यह था अपने पौधरोपण का कार्य। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए वरना वीडियो को पॉज कर स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में और भी अपने सिंचाई के बारे में पढ़ेंगे, खरपतवार नियंत्रण व उर्वरकों के बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी, नोट कर लिया।
हाँ जी, अब अपने बात करते हैं सिंचाई के बारे में। देखिए जो कौन सा पॉइंट है अपना, चौथा पॉइंट है सिंचाई, सिंचाई या इरिगेशन। तो जो सिंचाई होती है वो मुख्य रूप से तो पौधे पे डिपेंड करती है कि किस प्रकार का आपने पौधा लगा रखा है, दूसरी वहाँ की जलवायु की, मृदा की किस्म पर डिपेंड करती है। परंतु बेसिकली जो सिंचाई होती है गर्मियों में 4 से 5 दिन, वह सर्दियों में 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। ठीक है, तो कब करनी चाहिए? 4 से 5 दिन व 10 से 12 दिन के अंतराल पर अपने को सिंचाई करनी चाहिए। इसके बाद यदि अपने एक बात देखें तो रेतीली भूमि में दोमट भूमि की तुलना में अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। रेतीली भूमि में दोमट भूमि की तुलना में अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। यानी कि रेतीली भूमि में जो अपने सिंचाई की जो आवश्यकता होती है वो दोमट भूमि की तुलना में ज़्यादा होती है। इसके बाद में बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण। वेट कंट्रोल, खरपतवार नियंत्रण या वेट कंट्रोल। देखिए जो फूलों में खरपतवार नियंत्रण हेतु समय समय पर निराई गुड़ाई करनी चाहिए। ठीक है, निराई गुड़ाई खुरपी की सहायता से करनी चाहिए, खुरपी की सहायता से करनी चाहिए। अधिक गहराई पर खुरपी चलाने से जड़ों का नुकसान होता है। यानी कि ज़्यादा गहराई पर खुरपी नहीं चलानी चाहिए, जिससे फूल वाले पौधों की जड़ों का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद इसी के साथ साथ अपने अगला पढ़ते हैं खाद व उर्वरक। तो 6 नंबर खाद व उर्वरक। पौधों के उचित बढ़वार के लिए और जो फूल उत्पादन के लिए निम्नलिखित जो उर्वरक दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, उनका कंटिन्यू अपने को छिड़काव करना चाहिए। पौधों की उचित बढ़वार व फूल उत्पादन के लिए निम्नलिखित उर्वरकों के मिश्रण की 10 किलोग्राम प्रति 1000 वर्ग मीटर 1000 मीटर स्क्वायर की दर से भूमि में मिला देना चाहिए। दर से उचित नमी होने पर भूमि में मिला देना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन कौन से वो उर्वरक थे। तो इसमें यूरिया की 100 किलोग्राम मात्रा,
यूरिया की 100 kg मात्रा, एसएसपी की 200 kg मात्रा और एमओपी या केसीएल की जो 75 kg मात्रा, ठीक है, इनकी मात्रा लेते हैं और मिश्रण करते हैं और इनका जो मिश्रण का 10 किलोग्राम प्रति 1000 वर्ग मीटर की दर से छिड़काव करते हैं। बाद में आता है पादप संरक्षण। पादप संरक्षण क्या होता है कि पौधे को अपने कीटों व रोगों से किस प्रकार से बचाया जा सकता है। तो 1 वर्षीय जो पौधे हैं उनमें 1 वर्षीय पौधों में सामान्यतः विल्ट जो रोग लगता है, इसी के साथ साथ फफूंदी या पत्ती धब्बा रोग, फफूंदी या पत्ती धब्बा रोग लगते हैं। इनकी रोकथाम के लिए डाइथेन M45 या कवकनाशी का उपयोग किया जाता है, उपयोग करना चाहिए, ठीक है। डाइथेन M45 का या कोई कवकनाशी का उपयोग करेंगे। अब बात करते हैं, कीट भी तो लग सकते हैं इसमें, तो आरा मक्खी, सफेद लद्द आदि इन पौधों को आरा मक्खी, सफेद लट आदि कीट नुकसान पहुंचाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए अपने कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। उचित कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए, यह था अपने कुछ पुष्पीय पौधों के बारे में। अब रहता है 1 वर्षीय पौधों के बीज एकत्र करना। अंतिम 1 वर्षीय पौधों के बीज एकत्र करना, यानी कि इनका जो प्रोडक्शन होता है वो बीज के रूप में ही होगा। तो बीज एकत्र करना, जो बीज एकत्र करेंगे उस समय जो ध्यान रखेंगे, क्या रखेंगे, वो निम्नलिखित है। बीज एकत्र करते समय फूल का चुनाव करने के लिए, बीज एकत्र करने के लिए फूल का चुनाव करते समय निम्न बातों का ध्यान रखते हैं। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका अपने को विशेष ध्यान रखना चाहिए फूल का चुनाव करते समय? फूल का आकार बड़ा होना चाहिए, फूल का आकार बड़ा होना चाहिए। दूसरी बात का, फूल का रंग गहरा व चमकीला होना चाहिए, फूल का रंग गहरा व चमकदार होना चाहिए। इसी प्रकार एक और बात का ध्यान रखते हैं, फूल स्वस्थ होना चाहिए व रोग व कीटों का प्रकोप नहीं होना चाहिए।
फूल स्वस्थ होना चाहिए, रोग व कीटों का प्रकोप नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस फूल का चुनाव करके अपने क्या करेंगे, बीज के लिए इसका चुनाव करके बीज एकत्रित करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। एक अपना टॉपिक बच जाता है जो रहता है एक वर्षीय पौधों का वर्गीकरण। एक वर्षीय पौधों का वर्गीकरण वो अपने अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगली वीडियो वैसे ही छोटी बनने वाली है, 20-25 मिनट की वीडियो बनेगी, तो उसको लेंथी करने के लिए ये लेंथी काफ़ी होगी। तो अगली वीडियो में अपने पढ़ेंगे कि एक वर्षीय जो पौधे होते हैं इनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, सर्दी के लिए, गर्मी के लिए व वर्षा ऋतु के लिए इनका वर्गीकरण है। तो अगली वीडियो में ये पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।